Welcome to all of you to new chapter stability of slope. Okay, well let's start. तो सबसे पहले ये बताइए हमको करना क्या है। एक आइडिया देता हूं, एक झलक दिखलाता हूं। देखिए करना क्या है। पहले तो ये बताओ स्लोप क्या होता है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप जब भी कभी कहीं ग्राउंड लेवल में आपका चेंजेस आए, लेवल मतलब समझ रहे हैं ना, ऊंचाई, ऊंचाई का बात कर रहा हूं। अगर ग्राउंड लेवल में चेंज आ रहा है ग्रेजुअली, तो उस जगह पे एक स्लोप बनना है। ओके, मान लो ये एक पॉइंट है, यहां है ग्राउंड, एक पॉइंट यहां है कहीं ग्राउंड। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे ऐसे यूं यूं यूं, एक तरह का ढलान बन गया, एक तरह का स्लोप बन गया, जो कि किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। हाँ, तो ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप, आई। आइडिया दे रहा हूं, ये सब डेरिवेशन हम लोग करेंगे, बता रहा हूं स्लोप क्या होता है। तो ये है स्लोप। अब हमको चेक करना है स्लोप का स्टेबिलिटी। ये है स्लोप, ये वाला है स्लोप, ये ढलान। अब इस ढलान का हमको स्टेबिलिटी चेक करना है। तो ढलान बना क्यों? ढलान हम कह सकते हैं क्या, ए स्लोप इन सॉइल मास इज प्रोवाइडेड व्हेन द ग्राउंड सरफेस ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू ए हायर लेवल, लाइक माउंटेन। ये सब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ में ऐसा दिखता है। डेजर्ट, सैंड ड्यून वगैरह बन जाते हैं, वो सब स्लोप है। या फिर मैन मेड स्लोप, आर्टिफिशियल स्लोप्स। अब मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल स्लोप कौन कौन से हैं? अभी आपको स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे कि हाईवे बना रहे हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन में एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, ऐसा एम्बैंकमेंट, बैंकिंग किया जाता है सॉइल मास का। तो ये एक स्लोप है ना, समझ में आ रहा है? ये एक स्लोप है। तो इनका स्टेबिलिटी चेक करना है। तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन बाय स्टेबिलिटी चेक? अब मैंने एक चीज बताया आपको, एक चीज बता रखा है। ये मान लो सॉइल मास होता था ऐसा, शियर स्ट्रेंथ याद करिए, जब मैं शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर बना रहा था तो मैंने बताया था कि यहां से फेल्यूर आ गया, माने कि ये जो सॉइल मास है ये घिसक गया, स्लाइड कर गया ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस प्लेन स्लाइड कर गया, जिसे हम कहते थे क्रिटिकल फेल्यूर प्लेन। अब किसी तरह का संजोग बना, किसी तरह का लोड बना, लोडिंग कंडीशन आई, जिसके कारण ये सॉइल मास आपको स्लाइड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में हमको ये पता लगाना है क्या हमारा हीरो जो सॉइल है उसका उतना शियर स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है जो इस वाले शियर स्ट्रेंथ को रजिस्ट कर पाए, यही पता लगाना है। अगर हाँ तो वो स्लोप स्टेबल है, नहीं तो नहीं। अब ये निर्भर करता है आपका सॉइल कैसा है। अगर सॉइल में कोहेजन है तो शियर स्ट्रेंथ में दोनों फैक्टर काम आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा कोहेजन, समझ में आ रहा है, एक कोहेजन आ गया। अब मान लो C5 सॉइल है, तो C5 सॉइल के केस में दोनों चीज आ जाएंगे ना, कोहेजन और फ्रिक्शन एंगल का इफेक्ट शियर स्ट्रेंथ में। तो इन डिफरेंट कंडीशन पर हमको ये देखना है कि हमारा स्लोप स्टेबल है या नहीं है। हमको यही पता लगाना है, शियर स्ट्रेंथ निकालना, ये वाला टाउ हीरो। ओके, शियर स्ट्रेंथ ऑफ हीरो, ये हमको निकालना है। अब देखिए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस हर एक में कहीं ना कुछ एजम्पशन लिया गया हर एक चैप्टर में। तो इस चैप्टर में भी कुछ ना कुछ एजम्पशन है, उसे मैं बताता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज स्लोप। तो ये है स्लोप, ये जो दिखाया मैंने यही है स्लोप। व्हेन ग्राउंड लेवल ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, इसी को लिख लीजिए पहले। ए स्लोप कब होता है, एक स्लोप का फॉर्मेशन लिखिए। ए स्लोप इन सॉइल मास is provided when the ground level, when the ground surface, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा, सरफेस पर ही ना स्लोप बन रहा है आपका। when the ground surface gradually changes from lower level
टू हायर लेवल, लाइक जैसे कि माउंटेन्स, माउंटेनियस स्लोप एंड डेजर्ट, रेगिस्तान वगैरह में आपको सैंड ड्यून मिल जाएगी, और मैन मेड स्लोप्स, जैसे कि हाईवे, रिटेनिंग वॉल, अर्थ रिटेनिंग वॉल, या फिर कोई भी रिटेनिंग वॉल, अगर अर्दन मिट्टी से बनाया गया है रिटेनिंग वॉल, ठीक है, तो उस पर एक स्लोप आएगी, तो उसका स्टेबिलिटी पता लगाना है, तो वो सब मैन मेड स्लोप है। या फिर डैम में, अर्दन डैम में, ठीक है, अर्थ रिटेनिंग वॉल, अर्दन डैम, रिवर बैंक, वहां भी स्लोप मिलेगा आपको, रिवर बैंक्स एक्सेट्रा। रिवर बैंक में रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के चैप्टर में आप इसे डिटेल में पढ़ोगे, रिवर ट्रेनिंग वर्क, इससे भर भर के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं आईएएस के अंदर रिवर ट्रेनिंग वर्क से, तो वो वहां की बात है, नाम बता दिया। चलिए, तो ये है स्लोप, ये होता है स्लोप का डेफिनेशन। अब स्लोप का स्टेबिलिटी चेक हमको क्यों करना है, तो मैंने बताया शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेस के कारण स्लोप फेल हो जाता है, मिट्टी स्लाइड कर जाता है अबाउट द फेल्यूर प्लेन, ओके, ठीक है, तो वो एक फैक्टर हुआ जो इस चैप्टर को डेवलप करता है। तो लिख लीजिए, ये सब आता है ऑब्जेक्टिव, लिख लीजिए कि द सॉइल मास हैव टेंडेंसी टू स्लाइड, tendency to slide down due to its self weight, अंडरलाइन करिए, इट्स सेल्फ वेट। नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं, मैंने बताया शियर स्ट्रेस, यहां सेल्फ वेट कैसे बता दिया, फिर बताता हूं, सेल्फ वेट के कारण ही शियर स्ट्रेस आ जाती है, एंड सम अदर फैक्टर, एंड सम अदर फैक्टर, और कुछ पैरामीटर हैं जिसके कारण स्लाइडिंग होती है, जैसे कि सीपेज, सीपेज के कारण भी स्लाइड होने का चांसेस होता है। सीपेज मैंने बताया, सीपेज चैप्टर में सीपेज क्या है, फ्लो कंडीशन इन सॉइल, सीपेज एक फ्लो कंडीशन है। सीपेज, हाँ, बच्चों ने एक डाउट हमसे पूछा था कि सीपेज और परमिएबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बड़ा ही सरल चीज है, परमिएबिलिटी तो सॉइल का प्रॉपर्टी है, लेकिन ठीक है, परमिएबिलिटी सॉइल का प्रॉपर्टी है, परमिएबिलिटी क्या कहता है, मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना वो फ्लो करवा सकता है एक सॉइल, यही होता था परमिएबिलिटी, है कि नहीं है। लेकिन सीपेज क्या है, सीपेज इज दी फ्लो कंडीशन इन रियल टाइम, रियल टाइम में जो पानी बह रहा है सॉइल के अंदर से, वॉइड के अंदर से, पोर के अंदर से, वो है फ्लो कंडीशन। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, ये फ्लो प्रॉपर्टी है सीपेज, लेकिन परमिएबिलिटी सॉइल का प्रॉपर्टी, आपका जो सॉइल है उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, यही है बेसिक डिफरेंस। हाँ चलिए आगे, कहां थे, एंड सम अदर फैक्टर, फैक्टर्स लाइक सीपेज, सीपेज के कारण हमको स्टेबिलिटी चेक करना है, सीपेज स्टेबिलिटी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये चैप्टर 1 घंटा में खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला निकालूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, tan phi over tan i, ये क्या है, यही हर जगह यूज होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली बता दूं तो आप बेसिक नहीं समझ पाओगे अंदर। अब मैं यहाँ जो डेरिवेशंस करूंगा, कुछ ना कुछ डेरिवेशन करूंगा, तो उसमें कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से करूंगा, क्योंकि किताबों में इसका डेरिवेशन है नहीं, और जो पढ़ते हैं उसे समझ में आता नहीं है, तो मैं जैसे करूंगा वैसे ही याद रखना है, वैसे याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ओके। चलिए देखते हैं, तो लिखिए, अब लिखिए एजम्पशन, एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, व्हाट आर द एजम्पशंस। पहला एजम्पशन वही 2 डायमेंशनल, माने कि सेमी इनफिनाइट, लिख लीजिए,
सेमी इन्फिनाइट का एजम्पशन मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, डेप्थ फाइनाइट, एरिया इन्फिनाइट, ऑल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, जितने भी स्टेबिलिटी केस हैं विल बी सॉल्व्ड इन 2D, 2 डायमेंशनल सॉल्यूशन हम निकालेंगे, एज्यूमिंग यूनिट थिकनेस इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे लिखिए अधिक समझ में आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आप जिस पेपर पर लिख रहे हैं उसके अंदर जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, माने कि आप अपना पेपर का थिकनेस मान लो ना, कॉपी का थिकनेस, तो वो हो गया यूनिट थिकनेस, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा यहाँ पेपर नहीं लिखना है, यहाँ सॉइल मास लिखना है, सॉरी, हाँ मैंने लिखवा दिया आपको समझाने में, पेपर लिखा गया इनटू द प्लेन ऑफ सॉइल मास, ठीक है, एंड डेप्थ फाइनाइट, माने कि ये सेमी इनफिनाइट वाला एजम्पशन है ना, सेम है, वही है, ओके। अब देखिए सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड एजम्पशन ये लिया है कि शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, बताया था शियर टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट, हाँ ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है, व्हाट इज द मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग शियर टेस्ट फॉर सॉइल, हमको क्या डिटरमाइन करना होता है शियर स्ट्रेंथ टेस्ट करके सॉइल के ऊपर, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाइव, यही हम डिटरमाइन करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखिए मेन जो है कि बियरिंग कैपेसिटी निकालना, ये निकालना, वो सब तो उसका एप्लीकेशन है ना शियर स्ट्रेंथ का, लेकिन मेन जो मेन चीज हमको निकालना है वो क्या निकालना है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालना है, हम वही निकालते हैं, मैंने बार बार बताया, ठीक है। आईएएस में कभी पूछ दिया तो टिक नहीं लगा देना बियरिंग कैपेसिटी, अगर वहां पे ये वाला ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। हाँ अगर 1 2 3 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है तब आप कुछ सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल ऑप्शन में करेक्ट बताना है तब ये वाला आंसर बेस्ट आंसर होगा। तो देखिए शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाइव, ये एजम्पशन है, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाइव विल रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर डेप्थ। अब मुझे तो यहां पे डाउट आई थी, अब मुझे यहां डाउट आई थी जब मैं प्रिपरेशन करता था, तब हमें डाउट आई थी, यहां आपको आ रही है या पता नहीं, मैंने ये एजम्पशन लिया ही क्यों कि शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाइव विल रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर डेप्थ, व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई, ये बताऊंगा नहीं मैं, क्यों, मैंने कम से कम 2 4 5 मिनट इसके बारे में बताया होगा शियर स्ट्रेंथ चैप्टर पढ़ाते वक्त, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करना आंसर निकाल के इसका लॉजिक, अगर पता नहीं चल रहा है ये एजम्पशन क्यों लिया गया है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर करिए, इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा 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 लॉजिक है ये। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, ये एजम्पशन है, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाइव विल रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इन सॉइल, इसका रीजन आपको बताना है, व्हाई दिस एजम्पशन इज टेकन, ठीक है। अब देखिए स्लोप कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्लोप, हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ स्लोप, स्लोप होते हैं 2 तरह के, एक है इनफाइनाइट स्लोप, एक है फाइनाइट स्लोप,
शब्द इनका नाम से पता चल रहा होगा व्हाट इज इन्फिनाइट एंड व्हाट इज फाइनाइट। तो देखिए होता क्या है, हाँ एक चीज बताता हूं, 90% क्वेश्चन जो आएगा इन्फिनाइट, 10% गलती से, वो भी नहीं, 90% क्वेश्चन फ्रॉम इन्फिनाइट स्लोप। ठीक है, तो ये ज्यादा ध्यान देना है इस पर, हमें लाल हरा पीला में कलर कर लीजिए इसे। हाँ तो देखिए इन्फिनाइट स्लोप वही 2 डायमेंशनल केस, सेमी इन्फिनाइट। सेमी इन्फिनाइट कहने का मतलब क्या हो गया कि डेप्थ, ऐसा स्लोप जिसका डेप्थ आपको पता है लेकिन आपको इसका विड्थ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर पता नहीं है। ठीक है, कोई एक डायमेंशन पता है, दूसरा डायमेंशन अननोन है। ठीक है, लेकिन फाइनाइट स्लोप में ऑल डायमेंशंस आर नोन, ऑल डायमेंशन, जैसे कि एरिया एंड डेप्थ दोनों फाइनाइट है। यहां एरिया इन्फिनाइट, ये बताया सेमी इन्फिनाइट, सेमी इन्फिनाइट समझाया था मैंने, और डेप्थ क्या होता था, फाइनाइट। तो ऐसा स्लोप इन्फिनाइट स्लोप और ऐसा स्लोप फाइनाइट स्लोप, डेप्थ फाइनाइट। ओके, नाउ वेल टाइप्स ऑफ स्लोप समझ में आया? नहीं आया होगा, क्यों, मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैं तो बता रहा हूं ऐसे ही। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए इन्फिनाइट स्लोप, इसके बारे में लिखिए इन्फिनाइट स्लोप। ओके, लिखिए कि इफ अगर द स्लोप रिप्रेजेंट द बाउंड्री सरफेस, लिखिए समझाता हूं, नोट्स लिखना भी बहुत जरूरी है। अब सेमी इन्फिनाइट सॉइल मास, सेमी इन्फिनाइट सॉइल मास कहने का मतलब क्या हो गया, वही एरिया इन्फिनाइट एंड डेप्थ फाइनाइट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एंड एट ऑल सिमिलर डेप्थ soil properties remains constant। यहां सॉइल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, वही जो बताया सी एंड फाइव, यही तो एक इंट्रोड्यूस किया आपको यहाँ एजम्पशन में, इसका लॉजिक भी मैंने पूछा है वाई। ठीक है, जो आपको बताना है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताना है, तो यही है सी एंड फाइव। तो इस तरह का अगर कंडीशन कहीं बन रहा है तो अब हम उसे कहते हैं इन्फिनाइट स्लोप, देन इट इज termed as infinite slope। ओके, अब देखिए क्या हुआ इसका मतलब, मान लीजिए इस तरह का आपको सिर्फ दिख रहा है ग्राउंड सरफेस। ओके, इस तरह का आपको दिख रहा है ग्राउंड सरफेस, तो ये ढलान है, बिल्कुल ढलान है या नहीं है, ढलान है। अब क्या है ना कि इसके नीचे पूरा मिट्टी है, ये सब पूरा सॉइल है, ऐसा ये सब सॉइल है। तो ये क्या हो गया, ये एक इन्फिनाइट स्लोप हो गया। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा एक स्लोप है कहीं। अब इन्फिनाइट स्लोप में एक चीज बताता हूं, हमेशा ध्यान रखिए कि जो फेल्यूर होगा ना, वो मैंने बताया अभी कि ड्यू टू इट्स ओन माने सेल्फ वेट। मान लीजिए ये एक फेल्यूर प्लेन हो गया जो कि एकदम पैरेलल होगी उसके ग्राउंड सरफेस से, ये क्या है, फेल्यूर प्लेन। अब देखिए यहां मैंने ऐसा क्यों बताया है,
थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे अगर तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, इस वाले जो सॉइल मास, ये जो सॉइल मास है, इसका एक जगह कहीं ना कहीं वेट होगा, सीजी होगा। सीजी से एक वेट एकदम परपेंडिकुलरली यहाँ, सॉरी नॉट परपेंडिकुलरली, ये जो वेट होगी एकदम ऐसे, क्योंकि डायरेक्टली वेट किधर कंसंट्रेट होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लम्ब लाइन, माने कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वेट कंसंट्रेटेड होती है। ये मान लीजिए इसका वेट है उस ब्लॉक का, ठीक है। तो ये जो एंगल है, मान लो ये कोई एंगल है थीटा, तो इसका एक कॉस थीटा मिलेगा, डब्ल्यू कॉस थीटा वेट का, और एक कंपोनेंट मिल जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, यूं ये मिलेगा डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, तो देखिए क्या डब्ल्यू साइन थीटा अगर यहां एक्ट कर रहा है, यहीं पे एक्ट करेगा, यहीं पे इसी प्लेन पर हम देख रहे हैं, फेल्यूर प्लेन पे, क्या डब्ल्यू साइन थीटा के कारण ये जो सॉइल मास है इस प्लेन, फेल्यूर प्लेन के अभाव एकदम इधर स्लाइड करने का कोशिश कर रहा है, टेंडेंसी है स्लाइडिंग का, बिल्कुल है। अब क्या करेगा, अगर इसके रेस्पॉन्स में एक फोर्स इधर डेवलप होना है, हीरो का स्ट्रेंथ टाउ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ हीरो, तो हमको ये पता लगाना है और ये पता लगाना है और इन दोनों का रेशियो निकालना और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। यही काम करना है हमको पूरे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में। हाँ, कंडीशन अलग अलग हो सकता है, कह देगा कि ये सॉइल के अंदर पानी है, ये माने कि ये सॉइल सैचुरेटेड है, कहेगा ये सॉइल ड्राई है, या फिर ऐसा भी कहेगा कि ये सॉइल में सीपेज हो रहा है लो, तो उसे हड़बड़ाना नहीं है, वो सब कंडीशन बेकार है, कुछ कंडीशन नहीं है, सब समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन करना यही है। तो क्या ये सेल्फ वेट के कारण स्लाइडिंग का टेंडेंसी रखता है, तो सेल्फ वेट के कारण जिस प्लेन पे स्लाइड कर जाए वो प्लेन होता है फेल्यूर प्लेन। अब वहीं पर हमको स्टेबिलिटी चेक करना है। ओके, स्टेबिलिटी चेक करने का मतलब शियर स्ट्रेंथ हमारा हीरो का कितना है वो निकालना है। ओके वेल, तो चलिए, हाँ ये इसको लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनफाइनाइट स्लोप का जो फेल्यूर होता है ना, वो एकदम ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ क्या, सॉइल मास अबव द फेल्यूर प्लेन, और फेल्यूर प्लेन एकदम पैरेलल होती है टू द ग्राउंड सरफेस। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे आप कोई भी कलर में लिख सकते हो, यहां मैं रेड में लिखूंगा, ये ऑब्जेक्टिव कम से कम 10-20 बार पूछा हुआ। लिखिए फेल्यूर ऑफ, ये इनफाइनाइट स्लोप बता रहा हूं ना, इनफाइनाइट स्लोप का है, ठीक है, फाइनाइट में कंफ्यूज नहीं करिएगा, फाइनाइट का अलग होता है, बताऊंगा। फेल्यूर ऑफ इनफाइनाइट स्लोप takes place due to sliding and failure plane या फिर फेल्यूर सरफेस लिखिए, इज पैरेलल टू ग्राउंड स्लोप, होगा पैरेलल टू ग्राउंड स्लोप। क्या मतलब है, यही मतलब है, ये मान लो ग्राउंड स्लोप है तो तुम्हारा सॉइल फेल कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा इस प्लेन के ऊपर, ये ग्राउंड है, ये फेल्यूर प्लेन है, इसके ऊपर अगर सॉइल मास स्लाइड कर रहा है तो हमको हमारा सॉइल का स्ट्रेंथ पता लगाना है, शियर स्ट्रेंथ कितना डेवलप कर रहा है, क्या इतना ये जो टाउ इतना डेवलप हो रहा है, क्या ये इतना कैपेबल है कि ये जो सॉइल मास एबव है ये स्लाइड करने से इसे रजिस्ट कर पाए, है या नहीं, यही पता लगाना है स्टेबिलिटी में। तो आप इस तरह से गंदा नहीं करिएगा, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। इसे लिख दीजिए ग्राउंड स्लोप, इसे लिख दीजिए फेल्यूर सरफेस। ओके, ये हो गया कौन सा स्लोप, सेमी इनफिनाइट स्लोप। अब लिखिए फाइनाइट स्लोप। अच्छा, इसका एग्जांपल कहाँ कहाँ होगा, एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल मैंने बताया हुआ एग्जांपल, माउंटेन एंड डेजर्ट स्लोप आर द इनफिनाइट स्लोप। आप लिख लीजिए, यहाँ लिखने का जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, आप लिख लीजिए कॉपी में। अब लिखिए फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप मैंने बताया इसका इंपॉर्टेंस कम है तो हम ध्यान भी कम देंगे। ओके, तो लिखिए इफ स्लोप is
ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, माने कि एरिया एंड डेप्थ दोनों पता है आपको, जैसे कि रोड एम्बैंकमेंट, इसका वॉल्यूम पता है, एरिया पता है, स्लोप ये सब पता है, डेप्थ वगैरह सब चीज पता है इसका, ठीक है, आप इसको बढ़िया से जानते हो। तो ये हो गया फाइनाइट, इसका डायमेंशन फाइनाइट है। तो यही लिख रहे हैं कि इफ स्लोप इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, ठीक है, बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सरफेसेस, माने कि डेप्थ आपको पता है, ये कहने का मतलब है, देखिए आप नाक को सीधे हाथ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, तो मैं घुमा के यहाँ पकड़वा दिया, बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सरफेसेस, मतलब कि आपको डेप्थ पता है, कहने का यही मतलब है, बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सरफेसेस। अगर आपको बाउंडेशन पता है तो इसका मतलब आपको डेप्थ पता है, आप मेजर किए हो तभी ना आपको बाउंडेशन पता है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ लिखने का तरीका है। ओके, इज टर्म्ड एज फाइनाइट स्लोप, फाइनाइट स्लोप। ओके, एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया हुआ, हाईवे एम्बैंकमेंट लिख लीजिए एक एग्जाम्पल, और बहुत सारे हैं, आप जितने भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आपसे, आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ, एग्जाम्पल नहीं पूछता, ठीक है, पूछेगा क्या ये अगले लाइन में मैं लिखवाऊंगा, एम्बैंकमेंट लिख लीजिए, पूछेगा आपसे कि फाइनाइट स्लोप का फेल्यूर पैटर्न बताइए, तो देखिए क्या होता है कि फेल्यूर ऑफ फाइनाइट स्लोप जो होता है, अभी नाम बता रहा हूं, वो क्या होता है कैसे होता है सब दिखाऊंगा, तो अभी से उस पर रिसर्च नहीं करना है, जब मैं फाइनाइट स्लोप का डेरिवेशन वगैरह बनाऊंगा, इक्वेशन वगैरह बनाऊंगा, तब वहां पे बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फेल्यूर ऑफ फाइनाइट स्लोप, तब वहां पे क्लियर होगा इस नाम का मतलब जो अभी लिखूंगा। तो अभी के लिए नाम लिख लीजिए, नाम ये लिखिए, ऑब्जेक्टिव में भर भर के आते हैं ये वाला नाम, लिखिए कि फेल्यूर ऑफ फाइनाइट स्लोप takes place due to रोटेशन। अब ये कैसे हो गया क्या हो गया पता नहीं, अभी मुझे भी पता नहीं, मैं बताऊंगा जब मैं फाइनाइट स्लोप पढ़ूंगा, सॉरी जब मैं फाइनाइट स्लोप आपको बताऊंगा, अभी मुझसे भी मत पूछिए क्योंकि यहां मैं बताने वाला भी नहीं हूं। रोटेशन एंड, अब देखिए क्या लिखवाया, फेल्यूर ऑफ फाइनाइट स्लोप टेक्स प्लेस ड्यू टू रोटेशन एंड फेल्यूर सरफेस, फेल्यूर सरफेस इज दो तरह का होता है, एक होता है सर्कुलर, ये क्या है कैसे नहीं है, इसलिए सोम का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूरत था ये समझने के लिए, परेशान नहीं होना है, मैं बताऊंगा, फाइनाइट स्लोप में सोम को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, एंड स्पाइरल। तो ये देखिए, अब कंपेयर करिए फाइनाइट और इनफाइनाइट स्लोप के बीच में और उनका फेल्यूर पैटर्न में। तो मैंने इनफाइनाइट स्लोप में क्या लिखवाया है कि इनफाइनाइट स्लोप, फेल्यूर ऑफ इनफाइनाइट स्लोप अकर्स ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ सॉइल मास अबव द फेल्यूर प्लेन एंड फेल्यूर ऑफ फाइनाइट स्लोप अकर्स ड्यू टू रोटेशन, रोटेशनल फेल्यूर है, रोटेशन है, तो रोटेशन मैंने सोम जो पढ़ाया है थोड़ा सा भी, तो रोटेशन इज ड्यू टू डैश मोमेंट, है कि नहीं, रोटेशन इज ड्यू टू मोमेंट, अब when that moment is resisted reaction moment is generated, तो रोटेशन हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ रोटेशन है मोमेंट के कारण। अब मोमेंट तो दो तरह से हो सकता है, एक तो रोटेशन है, तो देखिए शियर फोर्स के लिए भी, शियर स्ट्रेसेस के कारण भी एक तरह का रोटेशन होता है, ये मैंने दिखवाया था, आपको दिखाया था सोम में, सोम का जो इंट्रोडक्शन है एसएफडी बीएमडी, वहां पे बताया था कि ऐसा कोई अगर ब्लॉक होता है, इस पर एक शियर स्ट्रेंथ ऐसा लग रहा है, मान लो ये ब्लॉक और ये यहाँ ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसको हम पॉजिटिव लेते थे, तो क्या ये शियर स्ट्रेस के कारण भी रोटेट कर सकता है ब्लॉक, तो अगर रोटेट कर गया आपका सॉइल मास किस तरह से घूम गया, तो क्या वो इधर बिधर हो गया, फेल हो गया कि नहीं, उसी तरह का कुछ होता है।
कोई फेनोमेना उसी तरह का होता है, इसका 3 केसेस होता है, टॉप फेल्यूर होता है, बेस फेल्यूर होता है, ठीक है, बस यूनिफॉर्म फेल्यूर होता है, सब बताऊंगा। लेकिन वहां यहाँ नहीं, जब फाइनाइट स्लोप पर हम पहुंच जाएंगे तब। अभी के लिए ये ध्यान में रखिए। तो एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ इनफिनाइट और फाइनाइट स्लोप में। इनफिनाइट स्लोप का फेल्यूर होता है ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ सॉइल मास अबव फेल्यूर प्लेन, एंड फाइनाइट स्लोप का फेल्यूर होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट फेल्यूर प्लेन। अब फेल्यूर प्लेन जो होती है इन केस ऑफ इनफिनाइट स्लोप एकदम पैरेलल, एकदम सिमिलर टू ग्राउंड सरफेस एट सम डेप्थ, है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन फाइनाइट स्लोप में क्या हो रहा है, फेल्यूर सरफेस आपका सर्कुलर है या फिर स्पाइरल है। स्पाइरल माने स्प्रिंग जैसा कुछ, सर्कुलर मतलब एकदम प्लेन होगा सरफेस लेकिन गोल होगी। सब दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, और किस किस सॉइल में होगा वो भी बताऊंगा। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप से ऑब्जेक्टिव ही आती है, यही सब स्टेटमेंट पूछते रहता है। तो ये वाला एक स्टेटमेंट है जो आपको कभी नहीं भूलना है, अगर आपको 2 नंबर हर एक एग्जाम में चाहिए तो। हर एक एग्जाम में पूछेगा ये, ईएससी में तो पूछेगा ही पूछेगा। एनी हाउ किसी भी तरह से घुमा के यहाँ पर वो लोग आएंगे, क्योंकि उनके पास सवाल ही नहीं है, ये पूछेगा ही। तो चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे, ओके, अब लिखिए एनालिसिस ऑफ। अब शुरू करते हैं इनफिनाइट स्लोप, इनफिनाइट स्लोप का एनालिसिस। तो हेडिंग बनाइए स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफिनाइट स्लोप। हेडिंग सबने लिख लिया। मैं क्या करता हूं, इसे इरेज कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर जगह चाहिए, पेपर स्पेस चाहिए। अब जो मैं करने वाला हूं इसे ध्यान से देखिएगा। क्यों, रीजन क्या है बताएंगे आपको। मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड प्लेन है, बना रहा हूं, देखिए ये है ग्राउंड एक्स एक्स, ठीक है। अब मैंने बताया कि इनफिनाइट स्लोप का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो कहीं किसी जगह पे किसी डेप्थ पर एक प्लेन होगा जो होगा फेल्यूर प्लेन, जो होगा बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड प्लेन। ये मान लो वाई वाई है। अब एक चीज यहां समझिए कि ग्राउंड प्लेन जो है ये आपका इंक्लाइंड है एट एंगल आई टू दी होराइजेंटल। तो एक्स एक्स प्लेन से वाई वाई प्लेन जो कि आपका फेल्यूर प्लेन है पैरेलल होगी, तो वाई का इंक्लिनेशन कितना होगा टू दी होराइजेंटल, आई, सेम आई, ठीक है, सेम आई। अब ये जो फेल्यूर प्लेन है ये एक सर्टेन डेप्थ पर है, एक फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड डेप्थ पर है, वो है जेड, जेड यूनिट डेप्थ पर। ओके, दिस इज ग्राउंड सरफेस, this is ground surface, and this is failure plane, failure plane of infinite slope, which is parallel to the ground surface। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं एक प्रिज्म ले रहा हूं, सॉइल का प्रिज्म ले रहा हूं इस कंडीशन में। अब प्रिज्म लेने का क्या मतलब है, मैं एक ब्लॉक ले लेंगे, ब्लॉक कंसिडर कर लूंगा जो कि होगा ऐसा, ओके। ये मान लीजिए इसका विड्थ मैंने ले लिया बी, ये जो प्रिज्म है उसका विड्थ मैंने लिया है बी, ठीक है। और ये है ए बी सी डी, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, सॉरी ये है सी, ये है डी। ये जो प्रिज्म है, ओके, इसको मैं कलर कर देता हूं बढ़िया से। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जानते हैं आप लोग हुआ क्या था कि हम जब एग्जाम में अपीयर किए थे ईएससी एंड गेट इन 2013,
उस साल ना इससे 6 नंबर आ गया था गेट में, और मैंने गलत बना के आ गया था, और ईएससी में 5 नंबर लूज किया था। अब क्यों लूज किया था वो आपको अभी पता चलेगा। देखिए हुआ क्या था, उस समय हम लोगों को कोई पढ़ाने वाला था नहीं, सेल्फ स्टडी किए थे हम लोग। लेकिन यहाँ तो हम हैं, या फिर बहुत हैं आजकल। तो देखिए हुआ क्या, ए बी सी डी, अब ये फेल्यूर प्लेन। अब मैंने कहा है, एकदम लॉजिक बैठाते चलिए, मैंने कहा ये है कि जो इन्फिनाइट स्लोप होगा, या फिर स्लोप का जो भी फेल्यूर है, ड्यू टू सेल्फ वेट हो रहा है। सेल्फ वेट के कारण सॉइल मास स्लाइड कर जा रहा है अबव द फेल्यूर प्लेन। अब वो सेल्फ वेट है, माने कि मुझे इस वाले, अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैंने ये प्रिज्म कंसीडर किया है एबीसीडी, सॉरी ये मैंने पेंसिल चेंज नहीं किया। हाँ देखिए ABCD, ये क्या है, सॉइल प्रिज्म है। प्रिज्म है कहने का मतलब ये है कि ये 3 डायमेंशनल चीज है जिसका यूनिक विड्थ है, अंदर में विड्थ इनटू द प्लेन 1 है, 1 यूनिट, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। अब इस प्रिज्म का कहीं ना कहीं सीजी होगा, मान लो यहाँ है इसका सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैंने अभी एक चीज बताया है कि सीजी से एकदम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लम बॉब लाइन, ये मान लो डायरेक्शन ऑफ प्लम बॉब लाइन है या फिर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। लिख लीजिए सारे चीजों को लिख लीजिए। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ, ये एग्जाम में पूछा है, कभी आईएएस में पूछा है कि द वेट of any prism is concentrated along which direction, so it is concentrated along the direction of plumb bob line, okay, plumb bob line is the direction of gravity। अगर आपसे पूछे what is the direction of gravity, how to know the direction of gravity, तो आपको क्या करना है, प्लम बॉब को हैंग कर देना है, तो वहां से पता चल जाएगा कि what is my direction of gravity। so direction of plumb bob line, प्लम बॉब समझ रहे हो क्या है। आप देखिए घर गांव में या फिर कहीं भी मिस्त्री वगैरह जब घर में काम करते बनाते हैं, तो एक तरह का एक छोटा सा वेट, ठीक है, एक छोटा सा वेट जो कि कोनिकल शेप होता है उस वेट का, उससे एक थ्रेड लगाई हुई रहती है, और उस थ्रेड को हैंग कर देता है, और हैंग करके दीवार पे हैंग कर दिया, वॉल पर, और ये देखता है क्या वो जो बॉब है वो वॉल से एकदम टच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर टच कर रहा है तो उसको ये पता चल जाता है कि आपका वॉल जो एकदम वर्टिकल है, अगर नहीं कर रहा होता तो ये पता चल जाता है कि उसका वॉल टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, होता था। तो वही है प्लम बॉब, ठीक है, और वो वर्टिकल बता रहा है, माने उसका वेट, बॉब का वेट एकदम कंसेंट्रेटेड है वर्टिकल डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। प्लम बॉब किधर बताता है, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, एकदम कॉन्साइड होता है टू द सेंटर ऑफ अर्थ से, समझ में आ रहा है। तो सेंटर ऑफ अर्थ के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल है, और वही है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। चलिए वो सब आउटर थिंग है, वो चलिए आइडिया दे दिया। हाँ तो देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ प्लम बॉब लाइन, जिसे हम कहेंगे वेट इसी डायरेक्शन में लग रही होगी, इसका जो वेट है इस प्रिज्म का इधर एक्ट कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, वेट बिल्कुल कर रही होगी। अब मुझे बताओ ये वेट तुम कैसे निकालोगे, यहीं पर हम लोगों ने गलती किया था, हम लोगों ने नहीं, हमने खास करके यहाँ पे गलती कर दिया था। इस वेट को कैसे निकालेंगे, अब इसका वेट आप निकाल के मुझे बता दीजिए, जो भी सर या मैडम देख रहे हैं इसका वेट निकालिए। अब यहाँ पर अगर वेट निकाल लिया तो आईएएस निकल गया, गेट निकल गया, इतना दिमाग आ गया, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए इसका वेट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेट निकालना मुझे। अब वेट मैं कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ प्रिज्म ए बी सी डी, वेट ऑफ प्रिज्म ए बी सी डी निकालना। और वो प्रिज्म आपका है कैसा, वो प्रिज्म है आपका ऐसा है ना, ऐसा है, वो प्रिज्म मेरा ऐसा है, एकदम ऐसा है। इसको रंगा दीजिए, क्योंकि ये रंगा हुआ था तो अच्छा लगता है देखने में,
क्योंकि ये चैप्टर, ये चीज बहुत ही मुख्य चीज है, इंपॉर्टेंट, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। इसको कलर कर दीजिए। आपको नहीं करना है, कॉपी में सिर्फ साफ साफ बना लेना, हम खुश हो जाएंगे। हाँ तो देखिए, अब मैंने ये बताया कि ये जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कितना था, आई था, आई डिग्री, एकदम सेम आई डिग्री। और ये थी ए, ये थी बी, ये थी सी पॉइंट, ये थी डी पॉइंट उस प्रिज्म का, और ये था बी डायमेंशन और ये था जेड डायमेंशन। अब इसका मुझे वेट निकालना है, ठीक है, वेट निकालना है जो कि एकदम इस तरह से कंसंट्रेटेड वेट। अब इसका वेट निकालना है, ये है सी जी। अब इसका वेट निकालना है, वेट, तो वेट ऑफ ए बी सी डी लिखिए, ए बी सी डी। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने क्या किया है, हम कैसे निकालेंगे, वेट होता है, मुझे ये पता है कि ये होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ये जो भी सॉइल है, चाहे वो ड्राई सॉइल हो, सैचुरेटेड सॉइल हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये चीज मैंने अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये कुछ भी हो सकता है। हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, हमको करना क्या है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिट वेट ऑफ दिस गिवन सॉइल, मतलब वो सॉइल जो इस प्रिज्म में है, टाइम्स वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ए बी सी डी। ठीक है, ये प्रिज्म क्यों आया, क्योंकि इसका ये कौन सा शेप है हमको पता नहीं है ना। क्या आपको पता है ये कौन सा शेप है? आपने स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा है, क्या ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ये पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है, ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया आपने निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, रेगुलरली नहीं निकालते हो। तो चलिए देखिए हुआ क्या, तो वेट ऐसे निकालना है तो बड़ा आसान है, यूनिट वेट गामा टाइम्स वॉल्यूम करना हमको। तो यूनिट वेट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये जो वेट आएगी इसकी ऐसे, ठीक है, ये ले लूंगा मैं 1 यूनिट वेट। तो मुझे एक तो पता चल गया, एक डायमेंशन है 1 यूनिट, और एक डायमेंशन है बी, और एक डायमेंशन है जेड। तो ये निकल गया वॉल्यूम, और ये है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट टाइम्स वॉल्यूम बराबर हो गया वेट। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने सोचा था जब हम एग्जाम अपीयर किए थे 2013 में, और सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो गया था, सब गलत हो गया। क्यों? अभी तो बताया, अरे ये प्रिज्म है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकाल दोगे? सिमिलर होगा क्या? सेम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालिए। ये एक टास्क है, अच्छा टास्क है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करिए। किया? कर लिया? ये गलत है, ठीक है, जो मैंने किया था ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो अधिकांश स्टूडेंट यही करते हैं, इसलिए ये चीज बता दिया, जिसमें हम भी शामिल थे। खैर, अब आपको डरने का काम नहीं है। अब हमें ये पता चल गया, जिस साल गलत हुई उस साल हमने फिर से रिवाइज किया था इस चैप्टर को, तो देखा कि ये ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए बी सी डी है, अब मुझे बताओ ये जो बी डायमेंशन है, ये जो बी डायमेंशन है, तो क्या ऐसा मैं इसे अब रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूं, ऐसा एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूंगा। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये हो गया ए डैश और ये हो गया सी डैश पॉइंट। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो होगा, ये वाला, ये कितना होगा? बी कॉस आई, और ये जो है ए डैश, ए, ये कितना होगा? बी टाइम्स साइन आई। लग रहा है होगा, हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ, वॉल्यूम ऑफ चाहिए ए बी सी डी। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं पहले एरिया निकालूंगा। चलिए, एरिया मुझे पता चल गया, तो उसे यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे वॉल्यूम निकल जाएगा, तो मुझे वेट निकल जाएगा। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी डी।
तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ एबीसीडी निकालना है तो इस डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, कभी कंफ्यूज नहीं होना इसको इस कैलकुलेशन में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डैश बी सी डैश डी होगा माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आ रहा है यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल है ना, ये ए डैश ए बी या फिर सी डैश सी डी ट्रायंगल है। तो मैं एरिया ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगल माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ एबीसीडी निकल जाएगा, क्या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो करिए, अब रुके क्यों है, करिए, क्या करेंगे, तो कैसे लिखूंगा मैं, क्या ऐसे लिखूंगा, जेड प्लस बी साइन आई टोटल हाइट ए डैश और सी ए डैश डी इंटू बी कॉस आई, ये हो गया एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल जो हमने अभी बनाया, माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ टाइम परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस। तो परपेंडिकुलर हाइट कितना आ गया, बी साइन आई, बेस कितना है बी कॉस आई। समझ में आया, आसान है, अब समझ में आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करिए, इसे रिजॉल्व करिए तो क्या होगा, जेड बी कॉस आई प्लस बी स्क्वायर कॉस आई साइन आई माइनस बी स्क्वायर कॉस आई साइन आई। ठीक है, ऐसा मिला, ये दोनों खत्म, कैंसल आउट। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया अब एरिया ऑफ प्रिज्म ए बी सी डी, क्या मिल गया, जेड बी कॉस आई। तो मुझे क्या पता लगाना था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ए बी सी डी, ये कितना हो जाएगा, एरिया ए बी सी डी इंटू 1 यूनिट विड्थ, तो कितना मिल गया, सेम जेड बी कॉस आई इंटू 1 यूनिट बराबर जेड बी कॉस आई। आई क्या है समझ रहे हैं ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, आपका जो स्लोप है उसका इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यही है आई। तो ये मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एबीसीडी। अब आप हीरो बन गए, अब आप निकाल लोगे क्या, वेट ऑफ प्रिज्म एबीसीडी कितना निकलेगा, वेट ऑफ प्रिज्म एबीसीडी यूनिट वेट ऑफ सॉइल टाइम्स वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एबीसीडी, माने कि गामा जेड बी कॉस आई, ये मिल गया वेट, ये क्या निकल गया, वेट निकल गया। अब वेट है माने कि यूनिट इसका किस टर्म में होगा, फोर्स के टर्म्स में होगा यूनिट इसका, माने कि न्यूटन होगा या फिर किलो न्यूटन होगा, ऐसा ही कुछ होगा। आइडिया लग रहा है, बिल्कुल। अब देखिए, अब उसी डायग्राम पे चलिए जो मैंने पहले बनाया था, फर्स्ट डायग्राम। हाँ, अब ये देखिए, तो ये जो वेट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसका ये एक स्ट्रेस लगा रहा होगा इस प्लेन पर, डीसी प्लेन पर। ये जो प्लेन है, ये जो डीसी प्लेन है, आपका जो फेल्यूर प्लेन है, इस वेट के कारण एक स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस ऑन डीसी प्लेन। वो स्ट्रेस कितना होगा, वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस प्लेन, एरिया ऑफ दिस प्लेन ना, डीसी प्लेन का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जो मिला के जो आपको एरिया मिलेगा, इसके ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है, इसके कारण एक ना कोई स्ट्रेस एक्ट करेगी इस प्लेन के ऊपर। ठीक है, एक्ट करेगी, बिल्कुल कर रही है। तो अब मुझे यहाँ, अब मुझे नहीं बताना, आपको देखना है। अब आप ये देखिए कि, तो मान लो, लेट मी चेंज द कलर,
वेल तो ये जो इंक्लाइंड है, अब यहाँ पे वेट नहीं, अब इसे ले लीजिए स्ट्रेस। ये मान लो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसे वेट ही लीजिए। इस वेट के कारण इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेस एक्ट कर रही है जिसका नाम है सिग्मा जेड। अब इसी सिग्मा जेड से इसका दो कंपोनेंट होगा या नहीं होगा इस प्लेन पर? यहां पर देखिए, यहां पर इस प्लेन पर दो कंपोनेंट मिलेगा आपको। एक मिलेगा एकदम जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे बनाइए जैसे आपको समझ में आए। देखिए, चलिए ये मैंने ले लिया सीजी वाला, ऐसा है नहीं, इस लाइन में है नहीं, लेकिन ले लिया ताकि आपको समझ में आए। ये वेट एक्ट कर रहा है। अब ये वेट कितना एक्ट कर रहा है? अभी तो हमने पता लगाया गामा सॉइल, गामा एस सॉइल है, टाइम्स जेड बी कॉस आई, ये वेट एक्ट कर रहा है। अब इसी वेट का दो कंपोनेंट होगा इस प्लेन, यहां से देखिए, एक होगी एकदम जो कि नॉर्मल होगी और उसका आई पर होगी, ये कितना होगी? ये मान लो ये जो वेट है इसे लिख लिया हमने W, तो ये मिलेगा आपको W cos I, और एक कंपोनेंट मिल जाएगा वेट का जो कि अलोंग द फेल्यूर प्लेन होगा, जो होगा W sin I होगा। अब देखिए ये जो सारे वेट हैं सारे एक स्ट्रेस लगा रहे होंगे, सारे एक स्ट्रेस लगा रहे होंगे ना, तो उस स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। अब वो स्ट्रेस कैसे निकलेगा? यहां पे फिर से बनाता हूं, ये देखिए, यही था आपका, ये था आपका प्रिज्म। अब यहाँ ज्यादा ये रंगीन नहीं बनाएंगे। यहां से ये सीजी से एक वेट कंसंट्रेट थी, वेट जिसका नाम था W। अब इस फेल्यूर प्लेन पे आप देख रहे हो तो यहां से एकदम नॉर्मल टू दिस फेल्यूर प्लेन, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, जो कि एट आई एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया W cos I मिल रहा है, और along द फेल्यूर प्लेन एक होगा, वो होगा W sin I। अब देखिए ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। अब ये है नॉर्मल फोर्स है ना, और ये क्या है? ये नॉर्मल फोर्स नहीं है, वो सीजी वाला फोर्स है। तो इसके कारण एक स्ट्रेस आएगी, इसके कारण भी एक स्ट्रेस आएगी। तो ये स्ट्रेस कैसे आएगी? देखिए, वेट डिवाइडेड बाय एरिया जिसके ऊपर वो वेट एक्ट कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्शन, ओके, एरिया ऑफ सेक्शन है नहीं है। तो देखिए स्ट्रेस, अब कहीं पर भी स्ट्रेस लग रहा है तो एकदम यूनिफॉर्म लगता है, प्रेशर या फिर स्ट्रेस, वो क्या एकदम यूनिफॉर्म लगता है। तो देखिए ये जो वेट के कारण एक स्ट्रेस आ रहा है, ये क्या है? ये है ABCD, ये तो ABCD है। तो हुआ क्या कि बहुत लंबे समय से मैं ये वीडियो बना रहा था तो चार्ज नहीं लगाया, तो सडनली ऑफ हो गया, तो और सेव भी नहीं किया था, लेकिन वीडियो हो गई है, लेकिन वो डायग्राम अब नहीं रहा। तो एक बार फिर से वो डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए क्या बताया था, ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई था और एक प्रिज्म था ऐसा, और हमने ABCD इस प्रिज्म का नाम लिया हुआ था ABCD, और इसका वेट, इसका जो वेट है W, इसे हमने कैलकुलेट कर रखा है, और इसका हमने बताया गामा सॉइल टाइम्स ZB cos I। और मैंने ये बताया कि एकदम इस वेट के एकदम नॉर्मल जिसके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, नॉर्मल एक कंपोनेंट होगा जिसका होगा नाम होगा W cos I, और अलोंग दी फेल्यूर प्लेन ये था ग्राउंड स्लोप, और ये था फेल्यूर प्लेन, ठीक है। ये है ग्राउंड स्लोप, ये है फेल्यूर प्लेन, और अलोंग वाला एक कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा W sin I। अब इस वेट के कारण एक स्ट्रेस एक्ट करेगी, और स्ट्रेस होता है स्केलर, स्ट्रेस स्केलर नहीं होता है, इसलिए सोम का बात चलेगा। ये इसलिए मैंने सोम पहले डिसाइड ये लिया था कि सोम पढ़ाऊं। स्ट्रेस होता है एक टेंसर क्वांटिटी,
टेंसर। अब टेंसर क्वांटिटी डिफाइंड होती है विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड प्लेन ऑफ एक्शन, डीएमपी, ऐसे याद रखिए, या फिर पीडीएम, कुछ भी बना सकते हो, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, प्लेन ऑफ एक्शन। इस तरह से एक टेंसर क्वांटिटी डिफाइंड है। टेंसर क्वांटिटी का कहने का मतलब वो हो गया कि द क्वांटिटीज और द पैरामीटर विच प्रोड्यूस ए टेंशन लाइक इफेक्ट। तो एक स्ट्रेस के कारण एक टेंशन लाइक इफेक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं टेंसर। तो स्ट्रेस एक्चुअली एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे मान लेते हैं। तो क्या ये वेट डिवाइडेड ओवर दिस एरिया ऑफ प्लेन, ये एरिया ऑफ प्लेन कौन सा होगा, डीसी इंटू यूनिट विड्थ 1 यूनिट। इस वेट यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, जिसके कारण एक स्ट्रेस एक्ट करेगी इस प्लेन के ऊपर। ये स्ट्रेस कितना होगी, W डिवाइडेड ओवर एरिया ऑफ DC प्लेन होगा। तो वो कितना होगा, निकालिए। तो वो स्ट्रेस जिसे मैं कहूंगा सिग्मा जेड, ठीक है, ये कितना होगा, ये क्या इतना होगा, वेट कितना था गामा, अब सॉइल गामा एस लिख लीजिए, गामा एसओ, चलिए सॉइल लिख लेता हूं, इंटू जेड बी कॉस आई टाइम्स एरिया ऑफ वो प्लेन, वो डीसी वाला, बी इंटू यूनिट विड्थ 1 इंटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो क्या स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है सिग्मा जेड, वो कितना मिल गया, गामा सॉइल टाइम्स जेड कॉस आई मिल गया, ये स्ट्रेस। उसी तरह से वो जो कंपोनेंट फोर्स हमने निकाला, ये W cos I और W sin I, इनके कारण भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। अब स्ट्रेस के टर्म्स में देखते हैं, अब यही डायग्राम को बनाते हैं और उसमें स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अब वही वाला डायग्राम बनाइए, बड़ा वाला, फोटो के साथ बढ़िया से, क्योंकि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। अब ये थी एक्स एक्स प्लेन जो कि थी ग्राउंड सरफेस, ये थी ग्राउंड सरफेस, और ये थी फेल्यूर प्लेन, ये थी फेल्यूर प्लेन, ओके, ये थी फेल्यूर प्लेन, ये थी एक्स एक्स। अब फेल्यूर प्लेन से हमने देखा, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि ये वो सीजी वाला डायरेक्शन है जो सीजी से एक्ट कर रहा है, यहां से एक्ट कर रहा था सिग्मा जेड, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना थी, अभी आ गई गामा सॉइल टाइम्स, अब ये गामा सॉइल कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है गामा सॉइल ड्राई हो, गामा ड्राई हो, गामा बल्क हो, गामा सेट हो, कुछ भी हो सकता है। ये सारे कंडीशन हम देखेंगे, ये सारे कंडीशन पर हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक जनरल एनालिसिस बता रहा हूं अभी। इनटू जेड टाइम्स कॉस आई, यही निकल के आया था। अब इसको आप रिजॉल्व किए तो इसका दो कंपोनेंट मिल गया आपको भैया, ये मिल गया इधर और एक मिल गया इधर। तो यहां मिला सिग्मा जेड कॉस आई और यहां मिला सिग्मा जेड साइन आई। तो ये सिग्मा जेड कॉस आई, ये जो 90 डिग्री है, ये जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, नॉर्मल टू दी फेल्यूर प्लेन। होगा, बिल्कुल होगा। अब ये जो एक्ट कर रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट है, इसे हम क्या कहते थे, टेंजेंशियल, हॉरिजॉन्टल, कुछ भी कह लो, टेंजेंशियल और हॉरिजॉन्टल टू दी फेल्यूर प्लेन। है, अब मुझे यहां आप पकड़िए, ये पकड़िए कि यहां पे विलन कौन है। हमको जो स्टेबिलिटी चेक करना है, किसके करस्पॉन्डिंग चेक करना है, किससे हमको सॉइल को बचाना है, किस वाले कंपोनेंट से, टेंजेंशियल या नॉर्मल, सवाल ये है। तो आप एकदम से बता दोगे कि सर हमको, अच्छा अपने आप को सर बोल दिया, कोई बात नहीं, देखिए आदत हो गई अब तो। हाँ, तो आप ये बताओगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है सिग्मा जेड साइन थीटा, साइन आई है, सॉरी फॉर ब्लेंडर,
ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसके कारण आपने बोला कि वेट ड्यू टू सेल्फ वेट, ये सॉइल मास जो ऊपर है ये वाला, ये स्लाइड कर जाएगा। तो कौन सा स्ट्रेस स्लाइडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? ये वाला कंपोनेंट सिग्मा जेड साइन आई। सिग्मा जेड साइन आई हो गया आपका विलन, इसके कारण आपका सॉइल मास स्लाइड करेगा। अब ये स्लाइड कर रहा है तो हमको स्टेबिलिटी यही चेक करना है, तो हमारा एक स्ट्रेंथ निकलना है जो कि होगा सॉइल से, जो होगा हीरो टाउ एस अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा टू काउंटर एक्ट दिस सिग्मा जेड साइन आई। तो ये हमको निकालना है, तो ये तो हमने निकाल लिया सिग्मा जेड साइन आई। कैसे? सिग्मा जेड साइन आई क्या हो जाएगा अब? हाँ, तो ऐसे लिख लीजिए आप, एक टेबुलेशन बना लीजिए, एक टेबुलेशन बना लीजिए। इस तरह से लिखिए कि देखिए पहले आपको स्ट्रेस मिला सिग्मा जेड, जिसको मैंने कहा गामा जेड कॉस आई। अब चलिए गामा लिख दिया, ये गामा अब सॉइल है, ये कुछ भी हो सकता है, बता दिया हूँ, गामा ड्राई, गामा बल्क, गामा सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड केस। अब वो केस इंपॉर्टेंट है जहां सीपेज का एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक जनरल एनालिसिस यहां बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि आगे हमको करना क्या है। तो ये सिग्मा जेड का जो कंपोनेंट आया था, ठीक है, इसका आपने रिजॉल्व किया इसे दो भाग में। एक भाग को आपने बताया नॉर्मल कंपोनेंट बताया, ठीक है, एक को बताया आपने नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू दी, किसका नॉर्मल? नॉर्मल टू दी फेल्यूर प्लेन आपने बताया, फेल्यूर प्लेन ये आपने बताया है, जिसे हम कहेंगे सिग्मा एन, ठीक है, ये है सिग्मा जेड कॉस आई आ गया, जिसका मान आ गया गामा जेड कॉस आई, ये गामा जेड कॉस आई सिग्मा जेड टाइम्स कॉस आई, माने कि गामा जेड कॉस स्क्वायर आई। तो ये हो गया नॉर्मल कंपोनेंट, इससे हमको डर नहीं है, ये हमको उल्टा सपोर्ट करता है। कैसे बताता हूं, लेकिन हमको डर किससे है? टेंजेंशियल कंपोनेंट से। टेंजेंशियल टेंजेंशियल कंपोनेंट से हमको डर है। क्यों? टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण क्या होता है? सॉइल मास आपका स्लाइड कर जाता है अबाउट द फेल्यूर प्लेन, जिससे हमको बचाना है, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना निकल के आया? सिग्मा जेड साइन आई। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? गामा जेड कॉस आई साइन आई, ये लिखेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग द फेल्यूर प्लेन, जो कि विलन है। लिख लीजिए एकदम, इसे तो विलन बना दीजिए एकदम, ऐसे लिख लीजिए विलन, ओके। अभी तक हीरो का बात मैं नहीं किया हूं, ठीक है, अब हीरो का बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ लिख लीजिए आप, एक दो लाइन लिख लीजिए आपके कॉपी में कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। नोट बनाइए, नोट। तो हमको ये बात अभी तक ये पता चल गई कि दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, कौन सा? सिग्मा जेड साइन आई, ठीक है, जिसे रिजॉल्व करने पर ये मिला गामा जेड कॉस आई साइन आई। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये क्या है? ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ये फोर्स वोर्स नहीं है, हमने तो स्ट्रेस के टर्म में लिख लिया इसे, ठीक है, ये स्ट्रेस है। दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, जिसको मैंने कहा टी, will be responsible for sliding of the soil mass above the failure plane। लिखिए, will be responsible for the sliding of soil mass above the फेल्यूर प्लेन। और ये पूरा का पूरा जो मैंने एजम्पशन लिया हुआ था उसी के अंतर्गत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? क्या वो सेल्फ वेट वाला मैंने पहले लिखवाया था ना कि द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल इज चेक्ड अगेंस्ट इट्स सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के अंडर टेंडेंसी, सेल्फ वेट के कारण एक टेंडेंसी होता है सॉइल मास में कि किसी एक प्लेन के करस्पॉन्डिंग वो फेल हो जाए, शियर हो जाए या फिर स्लाइड कर जाए। तो मैंने अभी तक सेल्फ वेट का ही बात किया है यहाँ पर, तो सब चीज एकदम अनुकूल है। तो आगे बढ़िए कि सॉइल मास अबव द फेल्यूर प्लेन, ये सॉइल मास का शेप क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म, ठीक है, इरेगुलर शेप है, कोई रेगुलर फैशन में शेप नहीं है इसका, प्रिज्म है, कोई भी शेप हो सकता है।
लेकिन एनालिसिस के लिए मैंने वैसा बना दिया, एक पैरेललोग्राम टाइप का बना दिया ऑफ द फेल्यूर प्लेन। ठीक है, अब ये जो हो रहा है एक्शन है, ये क्या है, एक्शन है। अब इसका एक रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन कौन देगा, रिएक्शन देगा हीरो। अब ये हीरो कौन है इसके बारे में लिखिए। तो दिस एक्शन विल बी रजिस्टर्ड बाय शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। आया समझ में क्यों मैंने बता रहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज ए प्रॉपर्टी ऑफ शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, इज फंक्शन ऑफ शियर स्ट्रेंथ। अब ये कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, रजिस्टर्ड बाय शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विच डेवलप। कहां डेवलप होना है शियर स्ट्रेंथ को, एट ऑन द फेल्यूर प्लेन, ऑन फेल्यूर प्लेन। अब इसे आप थोड़ा और सजा के अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्रिटिकल फेल्यूर प्लेन, वही प्लेन जो कि थीटा सी पर थी, जो कि इंक्लाइंड थी एट थीटा सी, वही वाला प्लेन, सेम प्लेन, वही तो है क्रिटिकल फेल्यूर प्लेन। वहीं पर हमारा टाउ जो हीरो जनरेट होता था शियर स्ट्रेस, है या नहीं है, बिल्कुल है। तो आप लिख सकते हो वैसा भी, तो वहां भी कंफ्यूजन नहीं आना इसलिए बता दिया। ऑन द क्रिटिकल फेल्यूर प्लेन डेवलप होगा ये शियर स्ट्रेंथ। तो कैसा डेवलप होगा, आपको कैसा नजर आएगा, अब ये नजर आ रहा है। अब हम सिर्फ एक क्लियर सा फोटो बनाते हैं। फोटो आपको बनाते रहना है, फोटो बनाना आना चाहिए हर वक्त। तो ये जो हमारा सॉइल का प्रिज्म था, अब इसे रंगा लीजिए। आप भी अगर हो सकता है तो कलर पेन लेके बैठिए और इसके कलर कर लीजिए बढ़िया से, ताकि कॉपी सुंदर लगे। अब कॉपी सुंदर नहीं रहेगा ना तो एग्जाम के टाइम में जब रिवीजन करने बैठोगे तो बोरिंग लगेगा आपको। ऐसा मेरे साथ हुआ है 2013 14 ऐसा हुआ है। तो देखिए यहां से एक स्ट्रेस एक्ट कर रही थी सिग्मा जेड, ये और एक स्ट्रेस आ गया जो एकदम नॉर्मल था इस प्लेन से। ये है फेल्यूर प्लेन, लिखवाया हूं, ये है फेल्यूर प्लेन जो कि एकदम पैरेलल है टू द ग्राउंड सरफेस। ओके, ये है ए, ये है बी, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट। ये था सिग्मा जेड कॉस आई। इनके बीच में फेल्यूर प्लेन ये नॉर्मल था, माने कि डिग्री था 90। और एक कंपोनेंट मिल रही थी जिसे हमने कहा था टी, जिसका नाम है विलन, जिसे हमने कहा सिग्मा जेड साइन आई। और आई क्या है, आई है स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दी फेल्यूर प्लेन या फिर ग्राउंड सरफेस, एक ही बात है। अब ये जो टी है इसके रेस्पॉन्स में हमारा सॉइल ने इस फेल्यूर प्लेन पे एक स्ट्रेस जनरेट करना है जिसका टर्म नाम होगा शियर स्ट्रेंथ। यहां पर काम आएगी सॉइल की, और इस टी को रजिस्ट करने का कोशिश करेगा ताकि ये जो सॉइल मास है ये स्लाइड ना कर जाए। ठीक है, इसे रजिस्ट करने का कोशिश करेगा। अरे सॉरी, हाँ चलिए कोई बात नहीं, अंडू हो गया। हमको इरेजर लेना था, हमने पेज ही क्लियर कर दिया था तो अभी दोहरा काम हो जाता। तो ये है शियर स्ट्रेंथ। अब शियर स्ट्रेंथ है टाउ एस। अब टाउ एस को आपको कैसे यहाँ पे समझना है, अकॉर्डिंग टू मोहर्स कूलम थ्योरी। सेम थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि शियर स्ट्रेंथ का तो वही थ्योरी हमने पढ़ा है, मोहर्स कूलम थ्योरी। अब मोहर्स कूलम थ्योरी के हिसाब से शियर स्ट्रेंथ टाउ एस इज फंक्शन ऑफ सी एंड फाई, ये नहीं सॉरी, इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा एन। सिग्मा एन यहां पे लिखा क्योंकि ये जो कंपोनेंट आया सिग्मा जेड कॉस आई, यही तो है नॉर्मल वाला, एंड फाई। ठीक है, सॉरी नॉट फाई, सी कोहेजन एंड सिग्मा एन। तो अब मुझे बताइए आप हीरो को कैसे लिखोगे। तो मोहर्स कूलम थ्योरी के हिसाब से शियर स्ट्रेंथ, जो अभी अभी मैंने ये चैप्टर को खत्म किया है शियर स्ट्रेंथ का, मैंने ये बताया है जो है हीरो, बगल में लिख लीजिए कंफ्यूजन ना हो, यही हमको हीरो है, यही हमारा हीरो है, यही हमको बचाएगा, ये हीरो है।
जिसको हमने टाउ एस बताया, जो कि डेवलप हो रहा है ऑन द क्रिटिकल फेल्यूर प्लेन, जो कि है वाई वाई प्लेन, विच इज इंक्लाइंड, विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस. ओके, विल बी C plus sigma normal to the plane, normal stress on the plane times tan phi. अब ये जो C एंड phi है, यही है shear strength parameter, shear strength parameter. अब एक एजम्पशन मैंने बताया था, उसका मैंने बताया था ये कि आपको जवाब देना है कि why C and phi are assumed to be constant at a particular depth. ये जो एजम्पशन मैंने लिया हुआ था, इसका रीजन मैंने बताने के लिए बोला था, एट पर्टिकुलर डेप्थ. तो यहां से आपको कारण पता चल गया होगा, अगर शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर याद आ गया तो मैंने वहां पे बताया था कि C एंड phi आर फंक्शन ऑफ लोडिंग. यही है रीजन. अब आप इसमें रिसर्च करिए, दिमाग लगाइए. एक रीजन तो मैंने ये बता दिया, अब समझिए, समझना आपका काम है यहाँ, क्योंकि वहां मैंने बहुत समझाया इसको. अब देखिए, तो ये जो टाउ एस है, तो ये निकल गया C प्लस सिग्मा एन. बाहर लिखा मैंने इफेक्टिव लिखा, कहने का मतलब इफेक्टिव नॉर्मल. इफेक्टिव नॉर्मल लिख लीजिए. इफेक्टिव नॉर्मल क्या है समझाऊंगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तब डिटेल में समझाऊंगा. लिख लीजिए इफेक्टिव नॉर्मल. क्यों लिख रहा हूं इफेक्टिव नॉर्मल? लिखने का मतलब तो ये पता चल, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, ये लिखने का तो ये मतलब पता चल गया ना कि ये है स्ट्रेंथ ऑफ एक्चुअल हीरो. एक्चुअल हीरो माने कि सॉइल सॉलिड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सॉइल सॉलिड नहीं लेंगे. आपको अभी तक यही पता है, लेकिन हम यहाँ पे ये सॉइल सॉलिड नहीं लेंगे. इफेक्टिव का माने क्या हुआ? इफेक्टिव का माने जस्ट ये हुआ ना कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो सॉइल का लेंगे. इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन सॉइल, ठीक है, सॉइल नॉट सॉलिड. सिर्फ सॉलिड का हमको नहीं देखना, सॉइल का देखना. उस सॉइल में तो एक ही बात है, सॉलिड का भी हो गया यही, क्योंकि आप पोर वाटर प्रेशर तो माइनस कर रहे हो. इस पर हमने चर्चा किया था शियर स्ट्रेंथ में कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं अगर एक्सेस डेवलप होता है, ठीक है. इस कारण से मैंने यहाँ पे सॉइल, एक जनरल सॉइल के बारे में बता दिया. जनरल सॉइल अगर पोर वाटर दिया हुआ है तब हम लेंगे, वो बात की बात है, चलिए वो बाद में देखेंगे. हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? टाउ एस C प्लस सिग्मा एंड कॉस फाई, ओके, सॉरी tan फाई. अरे ये इतना ब्लेंडर क्यों हो रहा है? कहाँ है ध्यान आपका और मेरा? आपका तो वीडियो पर होगा, पता नहीं मेरा कहाँ है. हाँ, तो ये tan फाई. तो देखिए, हाँ ये क्या था? ये जो सिग्मा एन बार था, ये था नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस. मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप गंदा से नहीं लिखिएगा. लिखना सब है लेकिन गंदा नहीं लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि हमको निकालना है, जिससे हमको मतलब है अगेंस्ट स्लाइडिंग, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये जवाब दोगे ना कि आप रेशियो निकाल लो हीरो अपॉन विलन का. अब यहाँ पे हीरो क्या है हमारा? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. और विलन कौन सा हो गया? टेंजेंशियल स्ट्रेस, माने कि वो टी. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS बराबर टाउ एस बटा टी का रेशियो, ठीक है. अब टाउ एस तो निकालना है C प्लस सिग्मा एन बार tan फाई. ऐसा ये कैसे है सब दिखाऊंगा मैं. और T हमको निकालना है एज सिग्मा जेड साइन आई, ऐसा. तो अब मैं ये यहाँ से तीन चीज कंक्लूड कर सकता हूँ, तीन स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. कंक्लूजन ये होगा और यहीं पे ये वीडियो एंडिंग होगी. और नेक्स्ट वीडियो में मैं केसेस बताऊंगा, डिफरेंट केसेस ऑफ एनालिसिस. पहले एनालिसिस करेंगे ऑन कोहेजनलेस सॉइल, फिर ऑन कोहेजिव सॉइल, ठीक है, और फिर C5 सॉइल. बहुत सारे थ्योरी देखेंगे, फिर जाएंगे हम फाइनाइट स्लोप पर. तो लंबा चैप्टर है, जितना लंबा शियर स्ट्रेंथ है उससे 2-3 घंटा कम होगा. ये भी लंबा चैप्टर है. हाँ, तो देखिए क्या हो गया कि
हम 3 कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आपका हीरो जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है वो अधिक है विलन से, मतलब कि आपका सॉइल सेफ है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। यानी ये हुआ ना टाउ एस बराबर अगर ग्रेटर देन टी है, माने कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, रेशियो जो होगा 1 से अधिक होगा, माने कि सेफ कंडीशन हो गया। ये यही माने हो गया, इट इज सेफ कंडीशन। नाउ दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं आपसे, अगर आपका हीरो जो कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वो कम हो गया विलन से टेंजेंशियल स्ट्रेस से, तो हड़बड़ाने की बात है। माने कि टाउ एस बटा टी का जो रेशियो है, टाउ एस बटा टी का रेशियो जिसे हमने कहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये तो हो जाएगा 1 से कम। अगर 1 से कम हो गया तो एक इंजीनियर के लिए चिंता की बात है, तो इट इज अनसेफ केस। तो ये केस हमको नहीं आना चाहिए। तो हम पूरे स्टेबिलिटी में यही पता लगाएंगे कि हमारा स्लोप सेफ है या अनसेफ है, तो हमको यही करना होगा या नहीं करना होगा, एकदम यही करना होगा। अनसेफ माने कि क्या हो गया, फेल हो गया, आपका स्लाइड हो चुका है। यही मतलब हुआ ना कि टेंजेंशियल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आपका विलन ज्यादा तगड़ा है, स्ट्रांग है, ताकतवर है, तो हीरो को हरा दिया, तो वो हार गया, फेल हो गया। अब और एक कंडीशन तो ये हो सकता है, अगर आप लोग पढ़ने वाले हो तो आप दिमाग लगा लिए, आप मुझसे पूछे कि H बराबर अगर V हो जाए तो क्या होगा सर बताओ, तो टाउ S बराबर अगर T हो गया तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया एकदम क्रिटिकल केस। मतलब इस वो क्षण जहां एकदम फेल्यूर करने ही वाला हो, वही केस हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, तो इसे हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, क्रिटिकल केस। क्रिटिकल केस that is at the verge of failure. Okay, well, by this I am ending this video, and from the very next video we will start the analysis of slope stability in case of different types of soil. I will introduce different types of soil. For example, सबसे पहले हम देखेंगे कोहेजन लेस सॉइल, उसमें भी सबसे पहले देखेंगे ड्राई सॉइल या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल अगर है, माने कि वो जो गामा एस बताया ना मैंने, इसी का कंडीशन डिफरेंट बनाएंगे और डिफरेंट केस में स्लोप का स्टेबिलिटी चेक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर सबमर्ज्ड स्लोप लेंगे। मैं ये कह दूंगा सबमर्ज्ड स्लोप का मतलब ये होगा कि मान लो जो स्लोप है आपका ऐसा ऐसा मैंने ये बताया है, ये स्लोप पूरे पानी के नीचे है। ठीक है, और एक केस मैं बता दूंगा, अब ये कह दूंगा कि सबमर्ज्ड स्लोप तो है, अब सीपेज भी हो रहा है, पानी इसमें फ्लो भी हो रही है, इस केस में स्टेबिलिटी बताओ। तो ये वाला जो कंडीशन होगा ना, तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसी पर क्वेश्चन आता है गेट में। ठीक है, बाकी सब केस तो आसान है, एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही इक्वेशन निकलेगा tan phi अपॉन tan i फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू, लेकिन इस केस में थोड़ा सा बदल जाता है, वो कैसे बदलता है मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना तो बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा। तो वेल, आई एम एंडिंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।